व्यंग अपने आप में एक साहित्यिक टूल हम इसे जी कह जी सकते हैं। जी जी बहुत बड़ा टूल है, लेकिन साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। तो जी आप कैसे तय करते हैं कि कहाँ पर सही व्यंग होना चाहिए जी। इसका? दरअसल क्या होता है हमारे जी कि कई लोग इसको बड़ा एक बारीक रेखा होती है, कंफ्यूज करते हैं लोग। व्यंग हमेशा ही सच्चा होता है, करुणा के साथ होता है, और उसके भीतर बहुत सारी गहराई होती है। जो लोग ये समझते हैं कटाक्ष को, मजाक उड़ाने को, कई लोग सटायर से कंफ्यूज कर जाते हैं, जो ऐसा है नहीं। तो आप अगर व्यंग करेंगे ना, तो सही जगह ही करेंगे। और ये तो मजाक करना, किसी का मजाक उड़ाना, ये तो लतीफेबाजी बिल्कुल अलग चीज है। सटायर बहुत गहरी चीज है। और आजकल लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। उन्हें आपकी जितनी भी लेखन है जी उनमें व्यंग और वास्तविकता का ऐसा मिश्रण होता है कि पाठक सोचता है, जी मजबूर होता है जी सोचने जी की, जी वो समझ बढ़ती है। जी। पर आजकल लोगों को वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको लगता है कि आजकल नहीं, की मेरे लिखे हुए पे सब एक्सेप्ट करते हैं, और लेकिन अभी तक कोई ऐसी समस्या नहीं हुई। हाँ, अभी क्या हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक किताब आई थी जी। मोहब्बत की दुकान। जी वाह। तो वो चुनाव के आसपास रिलीज हुई। तो कई सज्जन जो थे वो उसमें कवर पे गिटार बजा रहा है, गिरगिट ऐसे करके। मैंने कल्पना भी बड़ी मस्त है। गिटार, गिरगिट गिरगिट गिटार बजा रहा है, गिरगिट गिटार। क्योंकि उसमें अंदर सिंबल है वो, एक कहानी में। जी। तो एक सज्जन ये कहने लगे कि सर ये कहीं आपने राहुल जी पे तो नहीं लिख दिया है। वाह। तो मैंने कहा यार, मोहब्बत जो है वो, उसकी टैगलाइन आपको याद हो, कैचलाइन अगर याद हो तो, कि मोहब्बत की अगर दुकान है जी। तो फिर सौदे की रेट लिस्ट भी होगी। रेट लिस्ट है तो मुनाफा भी होगा, घाटा भी होगा। तो मुनाफा घाटा अगर मोहब्बत में भी आदमी ये ढूंढ ले, तो उसे मोहब्बत छोड़ के और किराने की दुकान खोल लेनी चाहिए। बहुत खूब। क्या बात। मोहब्बत की दुकान कैसे होती है? हाँ, और दुकान मोहब्बत मतलब जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। तो जी। मैंने जब उसके अंदर पढ़ते हैं, या फिर 56 इंच का पिज्जा भी देखते हैं, तब समझ में आता है कि ये मामला कुछ और है। ये कहीं ना कहीं चोट तो है ही, मोहब्बत की दुकान। हाँ, मतलब मतलब अदृश्य आप मस्तिष्क पे रेफरेंस लीजिए या पूरा, तो आपको समझ में आएगा। उसमें इतनी सारी चीजें हैं। मतलब हर कहानी अगर आप पढ़ेंगे, जी, वो कहानी है इस तरह की। वो एक खूबसूरत सा अंश उसका मुझे थोड़ा सा याद आता है, शायद बहुत प्रदीप को मजा याद आएगा हो। अगर आप उससे। मतलब अंश क्या, वो एक टुकड़ा है, हीर और मूमल की रांझा, वॉशिंग है ना? मूमल की वॉशिंग नहीं वो हाँ, मूमल की वॉशिंग मशीन तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसमें एक छोटा सा एक एक पैराग्राफ है, उसको मैं रेफरेंस के तौर पर बताता हूँ। हीर और रांझा को पार्टी कार्यालय में अंदर कर दिया गया है, और वो इन दिनों सिर्फ अपने पार्टी के बैनर बनाते हैं, नारे वाले लिखते हैं और गीत सुनाते हैं। और वो गीत उनके रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, जैसे हम लोग अभी बॉक्स एफएम में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी। और उससे बाहर देश में उनके गाने चलते हैं पार्टी के बारे में, बहुत ही खूबसूरत देश चल रहा है वगैरह वगैरह। वो दोनों अंदर है, हीर रांझा दोनों ही। तो अब अपनी बात बाहर कैसे कहें? परकोटे के अंदर है वो ऑफिस, जो पार्टी दफ्तर है उसका परकोटा बहुत ऊंचा है, और उससे वो बाहर नहीं जा सकते। तो उन्होंने एक चिड़ी और चिड़िया को दोस्त बना लिया, वाह। जो बाहर की बातें जी। लाके उनको बताते हैं। तो वो शाम को रोज वो चिड़े चिड़िया मिलके एक कोई चावल का दाना लाता है, एक मूंग का दाना लाता है, और मिलके की जो खिचड़ी पकाते हैं वो दोनों, वो एक कहानी उन दोनों को सुनाते हैं, ताकि बाहर की दुनिया के बारे में पता चल सके। तो बाहर की दुनिया में आज की कहानी क्या है, इस तरह से वो रोज बताते हैं। तो एक दिन वो कहानी बताते हैं कि मैंने एक आदमी देखा जो मरकरी, ट्यूबलाइट, कीलें सब खा जाता है, और सब कुछ खाने के बाद में वो हाथ उठा के मांगता है दुकान वालों से पैसे, और लोग कुछ पैसे डालते हैं। तो हीर पूछती है उससे कि जब वो सब कुछ खा सकता है, तो फिर उसको मांगने की क्या जरूरत क्या है? बात, क्या बात। तो उनका नहीं, उससे पेट नहीं भरता, रोटी चाहिए होती। गजब, गजब की मिठास। तो जब ये बात वो कहते हैं, तब वो तय करते हैं कि हमें यहाँ से परकोटे से बाहर अब निकलना चाहिए। और उस वक्त आपको ध्यान हो तो युधिष्ठिर की कहानी है, महाभारत की कहानी में ऐसा कहते हैं जी। कि धर्मराज युधिष्ठिर एक बार झूठ बोले, अश्वत्थामा तो उनका जो रथ था, वो जो कितने 4 महीने ऊपर चलता था जमीन से, वो फंस नीचे हो गया था, जी। नीचे आया। एक रिक्शे वाले को आखिरी में सारे कैरेक्टर जो लैला मजनू ये सब इकट्ठे होते हैं Yeah. इनको परकोटे से बाहर लाने के लिए कहानी में।
तो परकोटे को काटने के लिए उसी मदारी को लाया जाता है, क्योंकि वो सब खा सकता है। इनकी आजादी के लिए अंततः उसकी आर्ट काम में आती है, वो उसको खाता है। और ये सब लोग उस रिक्शे में जब सवार होते हैं बाहर जाने के लिए, तो उनका रिक्शा, उस रिक्शे वाले का रिक्शा जी 4 फुट ऊपर उठ जाता है। धर्मराज का नीचे गया था, रिक्शे वाले का 4 फुट ऊपर। तो क्या बात। इस इतनी गहराई के साथ जब आप चीजों को सोचते हो, देखते मुझे हो, मुझे पता तो नहीं आनंद क्यों आएगा। लग रहा है ना जी कि ये है किताब, जी लेकिन ये पूरा विजुअलाइजेशन पोर्शन के साथ ना जी ऐसे ऐसा दृश्य खड़ा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि जस्ट अभी तुरंत हम लोग क्यों ना जी। एक ड्रामा करें या फिल्म हाँ, बनाएं जिस पे। बिल्कुल। सो इतना जीवंत चित्रण आपका, विजुअलाइजेशन पार्ट तो यशवंत जी गजब। मतलब मुझे कामरेड गोडसे में भी मतलब अभी हम्म, बात निकली विजुअलाइजेशन की, तो वो एक एक क्षण मेरा याद किया हुआ था कि ये सीन ऐसे क्रिएट होना चाहिए, प्रेस क्लब का सीन ऐसे क्रिएट होगा। क्या बात है। तो वो नाटक की तरह क्रिएट होता था। तो उसमें एक बहुत जबरदस्त सीन है मेरे हिसाब से, यानी पब्लिक को शायद समझ में आए तो बहुत अच्छा हो, समझा भी लोग। एक तो ये उसकी सिचुएशन ही ऐसी है कि प्यारे मियाँ जिनकी डेड बॉडी मिलती है, वो डेड बॉडी उन 2 मोहल्लों के बीच में मिलती है कि एक तरफ मुस्लिम मोहल्ला और एक तरफ हिंदू मोहल्ला। जी डेड बॉडी वहां मिलती है। एक हेयर कटिंग सैलून है जिसका पिछला दरवाजा हिंदू मोहल्ले में जाता है और आगे फ्रंट का। मुस्लिम दरवाजे में जी, आता है। क्या बात है। उसमें मालिश करवाने के लिए जर्नलिस्ट भी आता है, पुलिस वाला भी आता है और बाकी लोग भी आते हैं ग्रेट। उस पूरी सिचुएशन में। और उसके बाद में फिर जब मैं देखता हूँ लास्ट में, तो मर्डर के सीन भी इसी तरह से क्रिएट किए गए। तो विजुअलाइजेशन सिर्फ इस बात पे होता है सर कि आप दृश्यों में भावना के साथ जब उतर जाते हैं जी, तो पॉसिबल होता लेकिन शब्द से इतना जबरदस्त मतलब विजुअलाइजेशन वाला पार्ट रचना है। जी वाकई बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई मुझे का बात है। शुक्रिया।